हेलो स्टूडेंट। तो चलिए आज से मैं आपको पॉलिटी लक्ष्मीकांत की बुक से पढ़ाना स्टार्ट करती हूँ। अभी तक जो 2 वीडियो था उसमें मैंने आपको ओवरव्यू दिया था। अभी आप कंप्लीट डिटेल में मैं आपको एक्सप्लेन करूँगी। तो चलिए सबसे पहला मैंने आपको कहा था कि भाग एक को संवैधानिक ढांचा कहते हैं और उसको इंग्लिश में कॉन्स्टिट्यूशनल फ्रेमवर्क कहा जाता है। ठीक है, तो ये वाला पार्ट इतना इम्पोर्टेंट नहीं है। तो भाग 1 का मैंने आपको पूरा 12 चैप्टर है, उसमें सारे बता दिए थे। संविधान, ऐतिहासिक पृष्ठभूमि, संविधान का निर्माण, ये पूरे 12 चैप्टर है। जिन बच्चों ने मेरा लास्ट वीडियो नहीं देखा है तो उस पॉलिटी का सबसे पहला वीडियो देख ले, उसमें पूरा 12 चैप्टर का ओवरव्यू मैंने आपको दे दिया है। तो चलिए आज स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला चैप्टर ऐतिहासिक पृष्ठभूमि, जिसको हिस्टोरिकल बैकग्राउंड कहते हैं। और लास्ट वीडियो में मैंने आपको बता दिया था कि हिस्टोरिकल बैकग्राउंड 2 पार्ट में डिवाइड है। एक में कंपनी का शासन है, दूसरा में सम्राट का शासन है, यानी कि ताज का शासन है। ठीक है, तो उसमें सबसे पहला टॉपिक है कंपनी के शासन का। पहला टॉपिक है 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट। तो 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट एक्चुअल में क्या है? तो एक चीज़ आप ध्यान रखेंगे कि जब जब ईस्ट इंडिया कंपनी भारत में आई व्यापार करने के लिए, तो उन्होंने वहाँ का जो ब्रिटेन का जो गवर्नमेंट था उससे एक चार्टर पास कर दिया था वहाँ की महारानी एलिजाबेथ के द्वारा कि हम इंडिया में व्यापार का उन्हें एकाधिकार प्राप्त था। मतलब कि ईस्ट इंडिया कंपनी के अलावा वहाँ पे कोई भी नहीं आ सकता है बिजनेस करने, यानी कि व्यापार करने। और वहाँ की जो महारानी थी एलिजाबेथ, उन्होंने उसे ये एकाधिकार दिया था। ठीक है, बट धीरे धीरे वहाँ की जो गवर्नमेंट थी वो देखने लगे कि ईस्ट इंडिया कंपनी व्यापार तो कर रहे हैं बट उसका कोई भी अपना जो भी उनको प्रॉफिट हो रहा है, तो स्टार्टिंग में वो वहाँ के गवर्नमेंट को बताते थे, पर धीरे धीरे करके उन्होंने सब कुछ बताना बंद कर दिया। और उसके जो अंडर काम करने वाले एम्प्लॉय थे वो भी सिर्फ पैसे जमा करने और भ्रष्टाचारी पे ज़्यादा ध्यान देने लगे, जिसे ब्रिटेन के लोगों ने ही वहाँ के गवर्नमेंट से शिकायतें की, जिसके कारण ब्रिटेन का गवर्नमेंट ने ईस्ट इंडिया कंपनी पे नियंत्रण लेना शुरू कर दिया। और वही नियंत्रण लेने का ये फर्स्ट स्टेप है 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट। क्या है इसमें वो देखते हैं। इस अधिनियम का अत्यधिक संवैधानिक महत्व था क्योंकि ये सबसे पहला अधिनियम था। यह था भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी के कार्यों को नियमित और नियंत्रित करने की दिशा में ब्रिटिश सरकार द्वारा उठाया गया पहला कदम था। जैसा कि मैंने आपको बताया कि ईस्ट इंडिया कंपनी जो कार्य कर रही थी, जो बिजनेस, जो व्यापार इंडिया में कर रही थी, उसको नियमित रूप से नियंत्रित करने के लिए कि क्या क्या हो रहा है, इनका पहला कदम था। इसके द्वारा पहली बार कंपनी के प्रशासनिक और राजनीतिक कार्यों को मान्यता मिली। तीसरा है, इसके द्वारा भारत में केंद्रीय प्रशासन की नींव रखी गई। मतलब कि एक सेंटर होगा, मतलब सेंट्रल साइड होगा, जहाँ पे कंपनी को अपने पूरे काम का बयाना देना पड़ेगा, अपने पूरे काम के बारे में बताना पड़ेगा। ठीक है, अभी इसकी विशेषता भी देख लेते हैं। इस अधिनियम द्वारा बंगाल के गवर्नर को बंगाल का गवर्नर जनरल पद नाम दिया गया एवं उसकी सहायता के लिए एक 4 सदस्यीय कार्यकारी परिषद का गठन किया गया। उल्लेखनीय है कि ऐसे पहले गवर्नर लॉर्ड वॉरेन हेस्टिंग्स थे। इसमें ये पूरे पैराग्राफ में बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ है कि पहले क्या होता था ना कि 3 इम्पोर्टेंट स्टेट थे, बंगाल, महाराष्ट्र और बम्बई, और ये तीनों के अपने अपने गवर्नर जनरल होते थे। बट ये रेगुलेटिंग एक्ट में क्या बोला गया
क्या किया, चेंजेस हुआ कि जो बंगाल के जो गवर्नर थे उनको गवर्नर जनरल बना दिया गया और बंगाल के गवर्नर जनरल के अधीन ही बम्बई और मद्रास के गवर्नर को भी रख दिया गया। मतलब कि बम्बई और मद्रास के गवर्नर जनरल अब अपने हर काम का ब्यौरा बंगाल के गवर्नर जनरल को देंगे। मतलब बंगाल को सेंटर बना दिया गया। ठीक है। और ऐसे बंगाल के पहले गवर्नर जनरल कौन बने, लॉर्ड वॉरेन हेस्टिंग्स। ये भी बहुत इम्पोर्टेंट है। ठीक है। दूसरा, इसके द्वारा मद्रास एवं बम्बई के गवर्नर बंगाल के गवर्नर जनरल के अधीन हो गए। ये तो मैंने आपको बता दिया। जबकि पहले सभी प्रेसिडेंसियों के गवर्नर एक दूसरे से अलग थे, मतलब अपने मनमर्जी के हिसाब से काम करते थे, किसी का कोई मालिक नहीं था। बट उसको अपने नियंत्रण में लेने के लिए ही तो ब्रिटेन गवर्नमेंट ने ये काम किया है। उसके बाद अधिनियम के अंतर्गत कलकत्ता में 1774 में एक उच्चतम न्यायालय की स्थापना की गई, जिसमें मुख्य न्यायाधीश और 3 न्यायाधीश भी थे। चौथा पॉइंट है, इसके तहत कंपनी के कर्मचारी को निजी व्यापार करने और भारतीय लोगों से उपहार और रिश्वत लेना प्रतिबंधित कर दिया गया। मतलब क्या है कि पहले कैसे थे कि कंपनी के जो कर्मचारी थे ना, कंपनी के अंडर काम करते थे, साथ ही साथ वो अपना एक सेपरेट बिजनेस और व्यापार भी खोल लेते थे, जिससे उनको और उसका वो कोई भी कोई उसके बारे में या उसकी कोई भी बातें वो गवर्नमेंट को नहीं बताते, तो उनका अपना सेपरेट यानी कि प्राइवेट होता था। और उसके साथ साथ क्या करते थे, भारतीय लोगों से वो उपहार और रिश्वत बहुत कुछ लेते थे, जिससे क्या होता था कि 10 से 12 साल में जो ब्रिटेन से कोई भी एम्प्लॉय आता था, वो 10 से 12 साल में इतना पैसे वाला हो जाता था कि वहाँ जाके अपनी पूरी लाइफ बिताता था। तो वो सब पे बैन हो गया कि कंपनी का एम्प्लॉय निजी व्यापार नहीं कर सकता है, भारतीयों से उपहार या रिश्वत नहीं ले सकता है। इस अधिनियम के द्वारा ब्रिटिश सरकार का कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स के माध्यम से कंपनी पर नियंत्रण सशक्त हो गया। मतलब ब्रिटिश सरकार ने एक ऐसा ये बना दिया, एक कमेटी बनाई जिसको कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स बोला जाता है। इस कमेटी के माध्यम से क्या था कि इसमें जो मेंबर्स थे वो क्या काम कर रहे थे कि कंपनी के जितने भी राजस्व, नागरिक और सैन्य मामलों की सारी जानकारी ब्रिटिश सरकार को दिया करते थे। मतलब इनके इस पे था कि कंपनी क्या क्या कर रही है, उसकी सारा ब्यौरा, सारी जानकारी उनको ब्रिटिश सरकार को देना था। मतलब घुमा फिरा के बोला जाए तो ब्रिटिश सरकार ने कंपनी पे अपना पूरा नियंत्रण रख दिया था कि कंपनी अब अपने मन के हिसाब से कुछ नहीं कर सकती थी। ओके, तो चलिए इसके बाद दूसरे टॉपिक में नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं।